भारत में सुनियोजित तरीके से पहली बार शिक्षा के बारे में बात ब्रिटिश काल में हुई, जब 1836 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा मैकाले शिक्षा पत्र को जारी किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय साहित्य तथा विज्ञान का प्रचार करना था। इसके बाद 1854 में चार्ल्स वुड के द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य भारत में शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने के साथ ही महिलाओं की शिक्षा का प्रसार करना था। वहीं 1913 में ब्रिटिश काल में ऐसा पहली बार हुआ कि शिक्षा को लेकर एक नीति यानी कि एक पॉलिसी तैयार की गई, जिसके अंतर्गत शिक्षा में व्यापक परिवर्तन और शिक्षकों की संख्या में वृद्धि करने की बात की गई थी। लेकिन जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो लगभग 1965 तक भारत युद्ध एवं आर्थिक स्थिरता में ही उलझा हुआ था, यानी भारत अपनी स्थिति को, जो अपनी आर्थिक स्थिति थी, उसको संतुलित करने में ही व्यस्त था। लेकिन इसी बीच 1964 में नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए एक आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। इसीलिए इस आयोग को कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। दौलत सिंह कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भी अध्यक्ष थे। इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1968 में भारत में पहली शिक्षा नीति पेश की गई और इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इस नीति के तहत पहली बार 10+2+3 शिक्षा पद्धति, जिसे हम 10+2 पद्धति या 10+2 सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, को लॉन्च किया गया था। जी हाँ, ये पहली शिक्षा नीति के तहत ही लॉन्च की गई थी, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा पर बल दिए जाने की बात भी इस शिक्षा नीति के तहत की गई थी। वहीं शिक्षा में समानता एवं नैतिक व सामाजिक विकास जैसे महत्वपूर्ण बिंदु भी इस नीति में शामिल किए गए थे। बात करें भारत की पहली शिक्षा नीति के प्रदर्शन के बारे में, तो इस नीति को पूर्णतः सफल नहीं माना जाता है, जिसके पीछे प्रमुख कारणों में से एक था शिक्षा का भारतीय संविधान की राज्य सूची में होना। अब वो क्यों भला? तो इसके लिए आपको समझना होगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। पहली केंद्र सूची, जिनके विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। दूसरी होती है राज्य सूची, जिनके विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है। और तीसरी होती है समवर्ती सूची, जिनके विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अब बात करें भारत की पहली शिक्षा नीति की, तो उसे तैयार किया था केंद्र सरकार ने, और जो शिक्षा थी वह राज्य सूची का विषय था, जिस पर कानून बनाने और लागू करने का अधिकार राज्य सरकार के पास था। तो कहीं ना कहीं इस समय केंद्र और राज्य के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई दी, और जिसके बाद इस विषय को लेकर उचित कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका। अब बात करें वित्त की, तो इस नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में वित्त के प्रसार को बढ़ाने की बात भी की गई थी, लेकिन इस पर भी कोई अहम फैसला ना लिए जाने के कारण वित्त की कमी भी देखने को मिलती है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि यह नीति पूर्णतः सफल नहीं मानी जाएगी। अब इसके बाद आती है दूसरी शिक्षा नीति। जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो कि 1986 में आई थी और इस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। लेकिन इस नीति को 1992 में संशोधित भी किया गया था और इस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। इस शिक्षा नीति के तहत जो सबसे प्रमुख कार्य किया गया था वह था शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग, और हम कह सकते हैं कि जिसका काफ़ी अच्छा प्रभाव भी हमें इस नीति के तहत देखने को मिला, और इससे शिक्षा का आधुनिकीकरण करने में काफ़ी सहायता भी प्राप्त हुई। बात करें इस नीति के प्रदर्शन की, तो इसका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर देखने को मिला, जिसका कारण था 1976 में किया गया 42वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत शिक्षा को राज्य सूची के विषयों से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था, जिसके कारण अब शिक्षा के विषय पर केंद्र सरकार के द्वारा भी निर्णय लिए जा सकते थे। और इसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा के विकास के लिए कई सारे कदम उठाए गए, जैसे कि 1962-63 में लाया गया केंद्रीय विद्यालय, 1985-86 में लाया गया नवोदय विद्यालय, या हम कह सकते हैं कि 1995 में लाई गई मिड डे मील स्कीम, और सबसे बड़ा
जो इसमें सुधार देखने को मिला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसके लिए सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन भी किया गया था। इस तरह भारत की जो दूसरी शिक्षा नीति थी उसके तहत काफ़ी अच्छे कदम उठाए गए, जिससे काफ़ी अच्छे परिणाम भी हमें देखने को मिले। तो इस तरह स्वतंत्र भारत में अब तक 2 शिक्षा नीति आ चुकी थी। एक थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, एंड जो दूसरी थी वो थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 मतलब कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। और 2020 में जो तीसरी शिक्षा नीति देखने को मिली मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020, जहां पहली और दूसरी शिक्षा नीति के बीच में 18 साल का अंतर था, वहीं दूसरी और तीसरी शिक्षा नीति के बीच में 34 साल का अंतर था। तो आज के इस वीडियो में हम इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात करेंगे। जय हिंद ऑल ऑफ यू, मैं हूं सिद्धार्थ यादव और आपका स्वागत करना चाहूंगा सिद्धार्थ यादव एजुकेशन में। जानेंगे आज के इस वीडियो में हम कि नई शिक्षा नीति क्या है और पुरानी जो 10+2 यानी कि 10+2 सिस्टम और नई शिक्षा नीति के तहत लाए गए 5+3+3+4 सिस्टम के बीच में क्या है अंतर। लेकिन उससे पहले यदि आप हमसे फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको सर्च करना होगा सिद्धार्थ यादव एजुकेशन। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप से जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सिद्धार्थ_यादव_एजुकेशन। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बनने की शुरुआत होती है जून 2017 में, जब नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति ने मई 2019 में ड्राफ्ट पेश किया, जिसे केंद्रीय कैबिनेट यानी कि यूनियन कैबिनेट के द्वारा वेडनेसडे यानी कि बुधवार को यानी कि 29 जुलाई 2020 को अप्रूव कर दिया गया था। और इस तरह 29 जुलाई 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अप्रूव कर दिया गया, जिसमें शिक्षा को लेकर काफी बड़े बदलाव किए गए थे। इस नीति में जो सबसे बड़ा और प्रमुख बदलाव था वह है शिक्षा के क्षेत्र में निवेश का। जी हाँ, इस नीति में शिक्षा के क्षेत्र में देश की कुल जीडीपी क्या है मैं आगे बताऊंगा, देश की कुल जीडीपी के 6% निवेश का लक्ष्य रखा गया। अब जीडीपी क्या है तो आप इसे एक छोटे से परिभाषा समझ सकते हैं। देखिए, किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर पिछले 1 वर्ष में भारतीयों और विदेशी व्यक्तियों के द्वारा किए गए उत्पादन का मूल्यांकन करना यानी कि कैलकुलेशन करना उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए यदि हम उदाहरण का उपयोग करें तो मान लीजिए कि भारत की कुल जीडीपी यदि 100 रुपये है तो 100 रुपये का 6% यानी कि 6 रुपये शिक्षा के क्षेत्र में निवेश किया जाएगा। और ये काफी बड़ा और पुराना बदलाव है, क्योंकि पिछली दोनों शिक्षा नीति में इसके बारे में बात तो की गई थी, लेकिन इस लक्ष्य को अब तक नहीं पाया जा सका था। अब जो दूसरा बदलाव है वह है शिक्षा पद्धति को लेकर। जी हाँ, जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी 10+2 सिस्टम था, उसे बदल दिया गया है 5+3+3+4 सिस्टम के तहत। अब ये सिस्टम क्या है इसे समझेंगे हम कुछ इस तरह। देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे 2 सिस्टम, 10+2 सिस्टम और 5+3+3+4 सिस्टम। जी हाँ, ये 10+2 सिस्टम अब पुराना हो चला है और अब जो नया सिस्टम लॉन्च किया गया है इस नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, वो है 5+3+3+4 सिस्टम। तो बात करते हैं पहले पुराने सिस्टम के बारे में। तो इसे समझने के लिए हमें 2 प्रकार के स्कूलों को समझना होगा, एक सरकारी और दूसरा निजी। जो निजी स्कूल होते हैं यानी कि प्राइवेट स्कूल होते हैं, उसमें जनरली जो बच्चा एडमिशन लेता है वह लेता है नर्सरी से, फिर पढ़ता है LKG एंड देन UKG। इसके बाद जाता है वह क्लास 1 यानी कि कक्षा 1 में, उसके बाद कक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कक्षा 10 के बाद यानी कि क्लास 10 के बाद वह किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज़ करता है, लाइक मैथ साइंस यानी कि गणित विज्ञान, लाइक बायो साइंस यानी कि जीव विज्ञान, कॉमर्स वगैरह वगैरह। तो ऐसे कई सारे वो सब्जेक्ट चूज़ करने के साथ ही एक पर्टिकुलर स्ट्रीम पर अपनी पढ़ाई को जारी रखता है और उसी में अपना कैरियर बनाता है। प्राइवेट स्कूल में जब बच्चा एडमिशन लेता है तो जनरली उसकी एज 3 साल होती है, जिसमें वह प्री स्कूलिंग करता है। तो 3 से 6 साल की उम्र में वह नर्सरी, LKG और UKG को पास कर लेता है। लेकिन जब वह क्लास 1 में जाता है तो 6 साल की उम्र में दाखिला लेता है। यहाँ पर
एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। यदि कोई बच्चा फेल हो जाएगा तो उसकी उम्र जनरली बढ़ ही जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक कॉमन एज के बारे में जो जनरली हमें क्लासेस में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 6 से 7 साल की उम्र में वह बच्चा क्लास 1 को पढ़ता है और 16 साल में उसकी क्लास 10th यानी कि 10वीं क्लास पूरी हो जाती है। इसके बाद जब वह 11वीं 12वीं कंप्लीट करता है तो उसकी उम्र जनरली 18 साल हो जाती है। ये एज मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा, चूँकि जब हम 5+3+3+4 सिस्टम को पढ़ेंगे तो यहाँ पर एज काफ़ी हद तक मैटर करेगी। चूँकि ये जो आपने पढ़ा ये है निजी स्कूल का फॉर्मेट। अब मैं बात करता हूँ सरकारी स्कूल के फॉर्मेट के बारे में। सरकारी स्कूल में बच्चा डायरेक्ट क्लास 1 यानी कि यहाँ पर कक्षा 1 में ही एडमिशन लेता है, यानी कि दाखिले लेता है, और ये 6 साल की उम्र में कक्षा 1 में जाता है। फिर वह 10 साल तक इस कक्षा में मतलब कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट करता है। तो ये जो 10 साल हैं, ये 10 साल क्लास 1 से क्लास 10, और फिर उसके बाद जो क्लास 11 एंड 12 है इसके 2 साल, ये दोनों मिलाकर क्लास 10 और क्लास 1 to 10 और क्लास 11, 12 इन दोनों को ही मिलाकर इस सिस्टम को बोला जाता है 10+2 सिस्टम। लेकिन यदि हम इसमें ये 3 साल और ऐड कर देते हैं प्राइवेट स्कूल के तो इस सिस्टम को हम जानते हैं 10+2+3 सिस्टम के नाम से। सो होपफुली जो निजी स्कूल का फॉर्मेट था वो भी समझ में आ गया होगा और जो सरकारी स्कूल का फॉर्मेट था वो भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर समझिए कि जो सरकारी स्कूल है वह पहले नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी जो क्लासें थी जो प्री स्कूल में प्रोवाइड की जाती हैं प्राइवेट स्कूल के द्वारा यानी कि निजी स्कूल के द्वारा, वो सरकारी स्कूल के द्वारा प्रदान नहीं की जाती थी। तो ये जो एज ग्रुप के बच्चे हैं लाइक 3 to 4 ईयर, 4 to 5, 5 to 6 मतलब 3 से 6 साल की उम्र के बच्चे सरकारी स्कूलों की पहुंच से दूर रहा करते थे। लेकिन यहाँ पर जब इस चीज़ पर रिसर्च की गई कि जो बच्चे की सीखने की जो क्षमता होती है वो इस एज में कुछ ज़्यादा ही होती है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर आधार बनाते हुए इस एज ग्रुप वाले बच्चों को भी अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सरकारी स्कूलों के अंतर्गत लाया गया है। जी हाँ, अब यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी को भी सरकारी स्कूलों में शामिल किया जाएगा, लेकिन इसके एग्जैक्ट नाम यही होंगे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये आपको भविष्य में इसके इन क्लासों के जो भी नाम होंगे वो आप भविष्य में देख लेंगे। तो जो 3 से 6 साल की एज ग्रुप के बच्चे थे वो भी अब सरकारी शिक्षा पद्धति के अंतर्गत आने लगेंगे। अब इन्हीं 3 सालों को इन्हीं 3 सालों में जब क्लास 1 और क्लास 2 को ऐड कर दिया जाता है तो यहाँ पर टोटल पीरियड जो हो जाता है वो हो जाता है 5 इयर्स का। तो यहाँ पर जो पहला आपको अंक दिखाई दे रहा है ये 5, वो इन्हीं क्लासेस को, इन्हीं कक्षाओं को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि यहाँ पर जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जिनके नाम अलग भी आपको देखने को मिल सकते हैं भविष्य में, लेकिन जो क्लास 1 है, क्लास 2 है वो वही मिलेगा आपको। तो नर्सरी से क्लास 2 तक के जो बच्चे हैं वो 5 ईयर के बेसिक एजुकेशन प्लान में शामिल होंगे। वहीं जो ये अगला 3 है इसके अंतर्गत क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 को शामिल किया गया है। फिर इसके बाद जो अगला 3 है उसमें क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 को शामिल किया गया है। और ये जो लास्ट में 4 है इसमें क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 को शामिल किया गया है। तो इस तरह जो 5 है इसमें नर्सरी से क्लास 2 तक को शामिल किया गया है। जो ये 3 इयर्स हैं इसमें क्लास 3 to क्लास 5 को शामिल किया गया है। जो नेक्स्ट 3 इयर्स हैं ये क्लास 6 से लेकर क्लास 8 को शामिल किया गया है। और जो लास्ट में ये 4 है इन 4 इयर्स में क्लास 9 to क्लास 12 को शामिल किया गया है। अब हम इन क्लासेस के बारे में एक एक करके समझेंगे जो जो इसमें बदलाव हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके बारे में। जो नर्सरी से लेकर क्लास 2 है इसे प्रारंभिक शिक्षा के रूप में जाना जाएगा, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन के रूप में जाना जाएगा।
अब चूंकि यहाँ पर ये 3 साल सरकारी स्कूलों में और जोड़े गए हैं, तो यहाँ पर शिक्षा देने के लिए बहुस्तरीय खेल और अन्य गतिविधियों को भी आधार बनाते हुए इस प्राथमिक शिक्षा को प्रदान किया जाएगा। अच्छा, इसमें जो ये एज ग्रुप दिखाई दे रहा होगा 3 to 8 ईयर्स, यानी कि 3 से लेकर 8 साल को, तो इसे 2 ग्रुप में बांटा गया है, 2 समूह में बांटा गया है। एक 3 से 6 साल में, मतलब कि जो नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी वाले बच्चे होंगे। याद रखिएगा, ये नाम आपको भविष्य में कुछ और भी मिल सकते हैं, या फिर यही नाम आपको देखने को मिल सकते हैं जहां नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी नाम देखने को मिलेंगे। तो इन्हें रखा गया है 3 से 6 साल की आयु समूह में, और इसके बाद जो क्लास 1, क्लास 2 यानी कि कक्षा पहली और दूसरी है, इसे रखा गया है दूसरे ग्रुप में 6 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के समूह में। सबसे पहले हम बात करते हैं 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के बारे में। इनको जो शिक्षा प्रदान की जाएगी वो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सिस्टम के तहत प्रोवाइड की जाएगी। ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सिस्टम है, इसके लिए जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी वो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ ही जनजातीय कार्य मंत्रालय के साझा सहयोग के द्वारा ही इन योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी है, इनके लिए जो भी प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, उनके लिए कौन कौन से मंत्रालय रिस्पॉन्सिबल होंगे यानी कि जिम्मेदार होंगे, तो वो होंगे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो ये बिल्कुल मत भूलिए, ये आपके भविष्य में जो भी ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम्स होंगे उसमें जनरली आ सकता है, और यदि आप बीएड कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो हमने यहाँ पर देखा कि सरकारी स्कूलों में नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी ये कक्षाएं इसी सिस्टम के तहत लागू की जाएंगी। तो यहाँ पर जो इन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए माध्यम होंगे वो होंगे आंगनवाड़ी, बाल वाटिका और प्री स्कूल। जी हाँ, यहाँ से इन बच्चों को ये शिक्षा प्रदान की जाएगी जो पूर्णतः मुफ्त होगी, सुरक्षित होगी और गुणवत्तापूर्ण होगी, मतलब कि यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 6 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के बारे में। तो यहाँ पर कक्षा 1 और कक्षा 2 में जिन्हें शिक्षा प्रदान की जाएंगी वो 6 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे होंगे। अब यहाँ बात आती है बुनियादी साक्षरता की। अब ये बुनियादी साक्षरता क्या है? तो यहाँ पर जब कभी आपने न्यूज़ में कोई न्यूज़ देखी होगी कि किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा जब किसी सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है, तो कई बार जो बच्चे प्राइमरी एजुकेशन की क्लासेस को यानी कि उन कक्षाओं को क्रॉस कर चुके हैं, उन्हें पार कर चुके हैं और बड़ी कक्षाओं में आ चुके हैं, तब भी उन्हें कुछ अंक पढ़ने में दिक्कत होती है, उन्हें अंग्रेजी के कुछ शब्द नहीं बनते हैं, या कई बार तो हिंदी के कुछ शब्द पढ़ते नहीं बनते हैं, लिखते नहीं बनते हैं। तो ये जो कमियां देखने को मिलती हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए ही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की मांग की गई है, जिसमें राज्य सरकारों के द्वारा एक योजना तैयार की जाएगी जिसके अंतर्गत इस मिशन का क्रियान्वयन किया जाएगा यानी कि एग्जीक्यूशन किया जाएगा, ताकि बच्चा जब कक्षा 3 में यानी कि क्लास 3 में पहुँचे तो उसका जो बेसिक नॉलेज हो वो पूरा हो चुका हो, यानी कि उसे किसी भी संख्या को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, कोई भी शब्द चाहे वो अंग्रेजी के हो या हिंदी को हो या अन्य किसी जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है उसको समझने में उससे कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब ये शब्द या अंक पढ़ने में उससे दिक्कत नहीं होगी या उसे अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वह काफ़ी सरलता से एक अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकेगा। बुनियादी साक्षरता के बाद जो एक और बड़ी समस्या छात्रों के लिए उत्पन्न होती है वो होती है भाषा की। जी हाँ, आपने देखा होगा कि आज जो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है यानी कि इंग्लिश, इसी के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। यदि हम देखें तो ये एक सच्चाई भी है कि आज इंग्लिश हर एक फील्ड में यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है। तो जनरली ये सोचना भी सही है कि उनके बच्चों को ये लैंग्वेज यानी कि ये भाषा आनी ही चाहिए। लेकिन यदि हम यहाँ बात करें ऐसे क्षेत्रों के बारे में जहाँ इस भाषा को आसानी से समझा नहीं जा सकता है, तो यदि बच्चे को इसी भाषा से ही शिक्षा प्रदान की जाएगी तो
तो वह इतनी अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा जितनी अच्छी शिक्षा वह अपनी मातृभाषा में या अपनी क्षेत्रीय भाषा में प्राप्त कर सकता है। इसी चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए कक्षा 5 तक की शिक्षा जो है, मतलब कि यहाँ नर्सरी से लेकर LKG, UKG, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 यानी कि कक्षा 5वीं तक यहाँ जो शिक्षा प्रदान की जाए वो मातृभाषा में प्रदान की जाए या स्थानीय भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में प्रदान की जाए शिक्षा, इसके बारे में बात की गई है। और साथ ही एक और सुझाव दिया गया है कि यदि हो सके तो मातृभाषा में ही कक्षा 8वीं और उससे आगे की शिक्षा भी प्रदान की जाए, चूँकि यदि उसकी मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में उसे शिक्षा प्रदान की जाएगी तो वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेगा। उसे ज़्यादा अच्छे से समझने पर वह काफ़ी अच्छे अंकों के साथ अपनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सकेगा, मतलब कि पास कर सकेगा। और फिर यदि चाहे तो वो अन्य भाषाओं को सीखने के लिए भी सक्षम हो सकेगा। ये इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है। अब इसके अलावा स्कूली और उच्च शिक्षा में संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं को भी विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया गया है, लेकिन इन्हें चुने जाने के लिए किसी भी छात्र को बाध्य नहीं किया जाएगा। वहीं भाषा की संरक्षण की और उसके विकास के लिए यहाँ पे भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन यानी कि IITI को भी लाने के बारे में बात की गई है। तो इस तरह आप यहाँ समझ सकते हैं कि इस नीति के तहत जो प्राचीन भारतीय भाषाएं हैं उनका संरक्षण एवं उनका विकास दोनों ही किया जा रहा है। अब यहाँ पर इस नीति के तहत एक और समस्या का समाधान प्रदान करने का प्रयास किया गया है। कई बार आपने देखा होगा कि कई बच्चों के पास डिग्री तो है लेकिन उस डिग्री के अनुसार कौशल यानी कि स्किल नहीं है। तो इस समस्या के समाधान के रूप में कक्षा 6वीं से ही यानी कि क्लास 6 से ही उन्हें व्यावसायिक शिक्षा, जी हाँ, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। और ना सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी बल्कि इसके साथ ही उन्हें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी प्रदान की जाएगी। अब बात करें पाठ्यक्रम की, तो स्कूली शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी वो तैयार की जाएगी NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे हम हिंदी में जानते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा तैयार की जाएगी। इसके बाद जो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह है परीक्षाएँ। जी हाँ, ये जो परीक्षाएँ हैं वो किस तरह से यहाँ पर आयोजित की जाएंगी वह समझिए। तो जो कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8 यानी कि क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 में परीक्षाएं होंगी वो राज्य सरकार लेंगी और इनका जो संचालन होगा वो प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। और ये प्राधिकरण डायरेक्ट शिक्षा मंत्रालय यानी कि MHRD मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत ही काम करेगी। वहीं यहाँ पर एक और बड़ा बदलाव कि जब हम क्लास 10th यानी कि कक्षा 10वीं को पास कर लेते थे तब हमें किसी विषय को चुनना पड़ता था, जिसके बाद हम उसी विषय के बारे में ही पढ़ाई कर सकते थे, उसी विषय में ही अपना कैरियर बना सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर अपने मन के अनुसार अपने विषयों का चुनाव कर सकते हैं। मतलब कि यदि आप चाहते हैं कि आप अपने मन से जिन जिन विषय को पढ़ना चाहते हैं उन्हीं विषयों को आप यहाँ पर चुन सकते हैं। आप चाहें तो इतिहास के साथ गणित को चुन सकते हैं या इतिहास के साथ कॉमर्स को चुन सकते हैं। जो भी विषय आप यहाँ पर चुनना चाहते हैं वो चुन सकते हैं। और इसे चुनने के लिए आप कक्षा 9वीं से ही एलिजिबल हो जाएंगे। जी हाँ, मतलब जो कक्षा 10वीं को पास करने के बाद बच्चे अपनी विषय को चुनता था वह अब कक्षा 8वीं यानी कि क्लास 8 के बाद ही अपने चुने हुए विषय के बारे में पढ़ाई कर सकेगा। लेकिन यहाँ कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यहाँ पर पहले भी ये बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होती थी और अभी भी होंगी, लेकिन इसका जो स्तर है वो थोड़ा सा आसान कर दिया जाएगा। जी हाँ, इसके साथ ही इसमें सेमेस्टर प्रणाली भी लागू होगी। मतलब यहाँ पे कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं की जो एग्ज़ाम होंगे वो साल में एक बार नहीं, साल में 2 बार होंगे। और इसके साथ ही आपको यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न की सुविधा भी प्रदान की जा सकती है। अब ये तो था कक्षा 12वीं तक। कक्षा 12वीं के बाद यदि हम बात करें स्नातक पाठ्यक्रम के बारे में, मतलब कि ग्रेजुएशन प्रोग्राम के बारे में, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि ग्रेजुएशन के लिए 4 साल का कोर्स पढ़ना होगा।
यदि आप इस कोर्स को किसी भी वर्ष में बीच में छोड़ते हैं तो उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री प्रदान की जाएगी। यदि आप इस कोर्स को 1 वर्ष के बाद छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष के बाद छोड़ते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, 3 वर्ष के बाद छोड़ते हैं तो स्नातक की डिग्री मिलेगी, और यहाँ पर जो 4 वर्ष की समय अवधि है उसे आप पूरा कर लेते हैं तो स्नातक के साथ साथ शोध यानी कि रिसर्च की डिग्री भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। बात करें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के बारे में, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि इसके लिए 3 तरह के विकल्प दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला विकल्प समझिए कि यहाँ पर 2 साल का मास्टर्स कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन ये उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा जिन्होंने 3 साल की डिग्री कोर्स किया होगा। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं 3 वर्षों की स्नातक डिग्री, तो इन्हीं 3 वर्षों की स्नातक डिग्री के साथ वह 2 साल का मास्टर पूरा कर सकेगा। वहीं दूसरा विकल्प है कि 4 साल की डिग्री कोर्स जो कि शोध के साथ प्रदान की गई है, उसके साथ यहाँ पर 1 साल का मास्टर्स आपको अलग से करना होगा। जी हाँ, जो ये 4 वर्ष के शोध के साथ आपने स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी, तो इसके साथ ही आप यहाँ पर 1 साल का मास्टर्स अलग से कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा विकल्प है वो है 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही शामिल किए जाएंगे। तो इस तरह आप देखेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प तीनों ही 5 साल के हैं। यहाँ पर फिर से समझिए, जिसने यहाँ पर 3 वर्षों की स्नातक डिग्री ली है वो 2 साल का मास्टर करेगा, जिसने 4 वर्ष की शोध के साथ स्नातक किया है वो 1 साल का मास्टर का कोर्स करेगा, और यहाँ पे जो तीसरा विकल्प है वो ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों को मिलाकर 5 साल का प्रोग्राम यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम पीएचडी के बारे में। तो पीएचडी के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब हम मास्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो मास्टर्स को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पीएचडी करने के लिए हमें एमफिल एग्ज़ाम देना पड़ता था, लेकिन इस नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। जी हाँ, इसको इस नीति के तहत बंद करने का प्रावधान किया गया है। वहीं यहाँ पर पीएचडी के लिए 4 साल की जो डिग्री शोध है, ये जो हमने देखा था 4 साल के शोध के साथ स्नातक की डिग्री है, इसका होना यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक और जो बड़ा बदलाव देखने को मिलता है वो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जिस तरह आप अपने पैसे बैंक में जमा करके रखते हैं और समय आने पर उनका उपयोग कर लेते हैं, इसी तरह जब आप किसी विषय को लेकर कोई पढ़ाई करते हैं तो आपके द्वारा जो अंक अर्जित किए जाएंगे तो उन्हें इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टोर करके रखा जाएगा और इसी के आधार पर उन्हें डिग्री भी प्रदान की जाएगी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? तो वो समझिए कि यदि किसी व्यक्ति ने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, मान के चलिए कि उसने 2 साल का ग्रेजुएशन किया और किसी वजह से उसे अपना ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़ना पड़ा, तो यदि वह 5 साल या 6 साल या 10 साल के बाद आकर भी अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करता है तो उस व्यक्ति के द्वारा जो उन 2 सालों में अंक अर्जित किए गए थे वो इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टोर रहेंगे, और जब वह व्यक्ति वापस से 5 या 10 साल बाद अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करेगा तो वह उन अंकों को पुनः अर्जित कर सकेगा। इस शिक्षा नीति के तहत एक और बड़ा बदलाव किया गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। वहीं इस नीति के तहत जो एक और अच्छा काम किया गया है कि बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी, और इसी के साथ ही भारतीय संकेत भाषा यानी कि इंडियन साइन लैंग्वेज को भी पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा, यानी कि स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। इसके अलावा जो परख है, परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपको वनडे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो ये जो परख है इसकी स्थापना की जाएगी। ये क्या है? तो ये एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र है यानी कि नेशनल असेसमेंट सेंटर है। अब यदि हम बात करें इसके उद्देश्य के बारे में तो इसका उद्देश्य समझिए कि ये छात्रों के अंकों को आधार बनाते हुए उनका मूल्यांकन नहीं करेगा, बल्कि छात्र ने अपनी शिक्षा अवधि के दौरान कितनी प्रगति की है उसके बारे में मानक निर्धारित करना, और छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन और उनके भविष्य से जुड़े हुए निर्णय लेने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किए जाने की बात भी इस शिक्षा नीति के तहत की गई है। वहीं हम बात करें शिक्षण प्रणाली के बारे में तो यहाँ शिक्षण प्रणाली से मेरा मतलब है शिक्षकों के बारे में। तो शिक्षकों की नियुक्ति जो होगी प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत की जाएगी, और वहीं उनके कार्य प्रदर्शन के आकलन के आधार पर ही उन्हें पदोन्नति प्रदान की जाएगी। मतलब उनको जो
प्रमोशन प्रोवाइड किया जाएगा वो उनके कार्य प्रदर्शन के आकलन के आधार पर ही प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक यानी कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPST का विकास भी किया जाएगा, जिसके लिए 2022 को लक्षित वर्ष निर्धारित किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा ही अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि NCFT का भी विकास किया जाएगा, जिसके लिए NCERT का भी परामर्श लिया जाएगा। अब इस शिक्षा नीति के तहत जो शिक्षण प्रणाली में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है यानी कि एक जो मेजर चेंज है वो कौन सा है, तो वह समझिए कि 2030 तक अध्यापन के लिए जो न्यूनतम डिग्री की योग्यता होगी वो 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये एक काफ़ी बड़ा बदलाव है, जिसमें यदि कोई व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता है तो इसके लिए 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री प्राप्त करनी होगी। आपने UGC का नाम तो सुना ही होगा। अब UGC को हटाकर यहाँ पर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा, जो कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक एकल निकाय के रूप में काम करेगा। अब यदि हम बात करें इसमें चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा के बारे में, तो वो इस आयोग के अंतर्गत नहीं आएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो HECI यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके कार्यों के प्रभावी और प्रदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थानों या निकायों का निर्धारण किया जाएगा। मैं यहाँ पर जितने भी ये पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके फुल फॉर्म वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ इनके फुल फॉर्म याद रखिएगा और इन्हें अलग जगह पर नोट भी करते जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए कि विनियमन के लिए जो संस्थान यहाँ पर स्थापित किया जाएगा वो होगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद यानी कि नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद यानी कि जनरल एजुकेशन काउंसिल, और वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद यानी कि हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो इस तरह की ये चारों निकाय स्थापित किए जाएंगे जो HECI यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यों को मॉनिटर करेंगे। अब जैसा कि आपने देश में IIT और IIM संस्थान अब तक देखे हैं, इसी तरह के और संस्थान बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय के नाम से यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ यानी कि मेरू के नाम से स्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ पर फिर इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा कि मेरू का फुल फॉर्म क्या है, तो वो समझिए मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। तो ये काफ़ी सारे फुल फॉर्म हैं, काफ़ी सारे फैक्ट हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने होंगे, और इन फैक्ट्स को याद रखते हुए आप इन्हें अलग तरह से नोट कर सकते हैं। यदि आपको इनमें से किसी भी पॉइंट पर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप उसे पूछ सकते हैं, और यदि इस एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।